Assalamualaikum, welcome to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. So let's jump into our today's topic, that is the transcription in prokaryotes. तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन पढ़े. ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए. तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले मेन एंजाइम हम देख लेते हैं, आरएनए पॉलीमरेज होता है. आज हमने आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और फिर उसके बाद हमने आरएनए सिंथेसिस के सब स्टेप्स पढ़ने हैं. सबसे पहले इनिशिएशन होती है, उसके बाद इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन. उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन के सारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स पे. तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज़. तो प्रोकैरियोट्स में ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर फॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज except the RNA primer. RNA primer was important for the activity of DNA polymerase in the DNA synthesis. हम ये सब पढ़ चुके हैं. तो ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर फॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स. लेकिन यूकैरियोट्स में हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स आ जाती हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस इन द यूकैरियोट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस. तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट्स आर फॉर्म बाय द आरएनए पॉलीमरेज. तो द सेकंड प्रॉपर्टी इज 5 to 3 डायरेक्शन. तो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की फॉर्मेशन करती है 5 to 3 डायरेक्शन में. और उसके बाद हमने देखना है कि इसने बेसिस इंट्रोड्यूस करानी है. आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, इसने बेसिस इंट्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड्स में जो बेसिस इंट्रोड्यूस करानी है, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल इंट्रोड्यूस करा रहा होता है. थायमिन नहीं करा रहा होता. थायमिन बेस होती है डीएनए की और थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है आरएनए में. तो 4 टाइप्स की बेसिस इंट्रोड्यूस करा रही, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. और उसके बाद हमें देखना है कि मल्टी सब यूनिट एंजाइम है. मल्टी सब यूनिट, इसमें एक कोर एंजाइम होता है और इसके एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसके साथ मिलके ये होल एंजाइम बनता है. तो हम कोर जो एंजाइम है उसके सब यूनिट्स देख लेते हैं. 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, 1 बीटा सब यूनिट, 1 बीटा प्राइम सब यूनिट और 1 ओमेगा सब यूनिट होता है. तो 2 अल्फा सब यूनिट्स एंजाइम की असेंबली करते हैं. सब यूनिट्स को, ये जो सब यूनिट्स हैं इस कोर एंजाइम के, सबको असेंबल करते हैं. 2 अल्फा सब यूनिट्स जो थे और 1 ओमेगा सब यूनिट्स, इन दोनों का काम है एंजाइम की असेंबली करना. और उसके बाद ये जो बीटा प्राइम है ये टेम्पलेट के साथ बाइंडिंग करवाता है. टेम्पलेट, व्हाट इज़ अ टेम्पलेट? जब हमने देखा था डीएनए की फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे डीएनए टेम्पलेट क्या होता है. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए थे. पिंक वाला ये वाला एक स्ट्रैंड है और एक ये वाला सेपरेट हो गया. तो जिस स्ट्रैंड के कम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री. सो ये दिस पिंक स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड. तो इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाता है बीटा प्राइम सब यूनिट. और बीटा सब यूनिट जो होता है वो 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी. पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए पॉलीमर बनाने के लिए जो इसकी एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी. सो जो बीटा सब यूनिट होता है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द 5 to 3 एक्टिविटी. तो उसके बाद जो इसकी एसोसिएटेड प्रोटीन होती है डैट इज़ द सिग्मा फैक्टर. तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक रीजन होता है प्रोमोटर रीजन, उसको रिकोगनाइज करता है. उसके बाद हमारे पास आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है. तो हमने ये तो सबसे पहला स्टेप था इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या था, हमने देखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज था उसमें एक प्रोटीन थी सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर ने प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज किया था. अब हमने देखना है कि प्रोमोटर रीजन होता क्या है. प्रोमोटर रीजन कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे -35 सीक्वेंस होता है और प्रिब्नोवॉक्स होता है. तो हम ये देख लेते हैं ये सीक्वेंस होते क्या हैं. सी, ये हमारा जो डीएनए था ये वो है. अच्छा, डीएनए में जो जहाँ पे साइड है स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हमने उसको +1 कह दिया है. और इस +1 के लेफ्ट साइड पे या इसके प्रायर कुछ सीक्वेंसेस, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोमोटर सीक्वेंसेस. यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज इनको रिकॉग्नाइज करता है. फॉर एग्जांपल +1 से लेफ्ट साइड पे या प्रायर हम देखते हैं -35 बेसिस प्रायर चले जाए तो उसको -35 कहते हैं. यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है TTGACA. तो यहाँ पे ये सीक्वेंस होता है और एक और सीक्वेंस होता है इस स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन साइड से -10 बेसिस प्रायर. तो ये होता है प्रिब्नोवॉक्स, इसको बोलते हैं TATAAT. तब हम इनकी देख लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस होता है प्रोमोट -35
TTGACA, ये 35 बेसिस प्रायर होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से, और जैसे ही हमारे पास आकर होलो एंजाइम इसके साथ अटैच होता है, इसको हम बोल देते हैं कि क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था -10 सीक्वेंस, ये सीक्वेंस था TATAAT। अब ये साइट था जहाँ पे DNA मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम अटैच हुआ था -35 सीक्वेंस पे, और प्रिग्नो बॉक्स पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन साइट पे मेल्टिंग नहीं होती, उससे कुछ प्रायर स्टार्ट होती है, प्रिग्नो बॉक्स पे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये आप बीच में गैप देख रहे हैं, ये इस तरह 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। यहाँ पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट 14 बेसिस जो है ना वो आपस में अटैच थी, वो सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट होगी प्रिग्नो बॉक्स पे। उसके बाद हमने देखना है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन क्या होती है कि हमारे पास RNA पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी शो करता है और RNA को प्रोलॉन्ग कर देता है, जो न्यू RNA फॉर्म हो रहा था उसको प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। तो हमने देखा था जब मेल्टिंग हुई थी, जब हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स आपस में अटैच थे और उनकी सेपरेशन हुई थी, तो कुछ जो उसके साइड से वहाँ पे सुपर कॉइल्स बन गए थे। सुपर कॉइल्स को रिजोल्व किया था हमारे पास टोपोआइसोमरेज ने। DNA टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम है, उन्होंने सुपर कॉइल्स को, DNA के अंदर सुपर कॉइल्स बने थे, RNA में नहीं बने थे, DNA में बने थे। DNA टोपोआइसोमरेज आके उन सुपर कॉइल्स को रिलीव करेगा और उसके बाद हमारे पास इलोंगेशन स्टार्ट होगी। अब इलोंगेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बना हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन बबल में क्या है कि 2 DNA स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए थे, मेल्टिंग से 2 DNA स्ट्रैंड सेपरेट हो गए थे। वो वाला DNA, अब ये पिंक कलर के DNA स्ट्रैंड्स हैं, वो वाला DNA स्ट्रैंड जिसकी कम्प्लीमेंट्री RNA बन रहा है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये ब्लू कलर में हमारे पास RNA, न्यूली फॉर्म RNA दिखाया होगा, तो ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की कम्प्लीमेंट्री RNA बन रहा होता है। जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है। ये जो RNA होता है इसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है। फ़र्क ये होता है कि थायमिन की जगह यूरोसिल होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन कैसे होती है? इलोंगेशन RNA पॉलीमरेज के थ्रू हो रही होती है। जब हमने देखा कि मेल्टिंग हुई थी और ट्रांसक्रिप्शन बबल बना था, तो उसमें उसके बाद DNA में कुछ सुपर कॉइल्स बन गए थे, लाइक कॉइल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़ के सुपर कॉइल्स बन गए थे। अब इसकी वजह से इलोंगेशन में मसला होता है, तो उसको रिलीव करने के लिए DNA टोपोमरेज एक एंजाइम आया था, उसने सुपर कॉइल्स को तो रिजोल्व कर दिया, ये प्रॉब्लम रिजोल्व कर दी। उसके बाद इलोंगेशन होनी है। इलोंगेशन के लिए RNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराता है। जब तक ऐसा ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनता जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स की ऐड ना हो, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ ना हो, तब तक वो बनता है और रिलीज़ हो जाता है। जैसे ही इतनी ही लेंथ हो जाती है कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाती है, उसके बाद वो रिलीज़ नहीं होता और इलोंगेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद सिग्मा फैक्टर जो था, जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था प्रोमोटर सीक्वेंस को, वो रिलीज़ हो जाता है और कोर एंजाइम बाकी बचता है। कोर एंजाइम मूव करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में 5 to 3 डायरेक्शन में, और RNA जो है वो बनाते ही चला जाता है। इस तरह हमारे पास न्यू RNA फॉर्म होता है, और इसमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती RNA पॉलीमरेज एक्टिविटी की। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए प्राइमर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। और RNA पॉलीमरेज कैसे जो हमारे पास जो है ना न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट अटैच करवाता है। जैसे ही हमारे पास एक राइबोज शुगर है, और ये हमारे पास यहाँ पे इसके पास एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, अब ये लेके तो आया इस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को, लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इंट्रोड्यूस कराता है। इन 2 फॉस्फेट्स को पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज़ करवा देता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इंट्रोड्यूस करवाता है, और इस तरह हमारे पास इंट्रोड्यूस कराते इलोंगेशन करा देता है और RNA हमारे पास फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद हमने देखनी है टर्मिनेशन। टर्मिनेट कैसे करता है ये प्रोसेस? एक होती है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन और एक होती है रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन कैसे होती है। इंट्रिंसिक टर्मिनेशन ऐसी होती है कि हमने देखा 5 to 3 डायरेक्शन में इतने इलोंगेट करा है। तो 3 एंड जो हमारे पास RNA पॉलीमर, जो RNA हमारे पास न्यू साइज हुआ है RNA पॉलीमर, उसका जो 3 एंड होता है, वहाँ पे एक सीक्वेंस बन जाता है GC रिच स्टैम्प, उसको हम बोलते हैं GC रिच स्टैम्प। और ये हमारे पास होती है सेल्फ कम्प्लीमेंट्री। ये देखें, ये GC रीजन होता है, ये पहले तो स्ट्रेट था, लेकिन इनके अंदर आपस में बॉन्डिंग बन जाती है और ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसके बाद
कुछ एक और सीक्वेंस होता है पॉली यू सीक्वेंस होता है। तो ये सीक्वेंस जो आपस में तो नहीं कम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए था और ये हमारे पास आरएनए आया था, तो ये टेम्पलेट डीएनए के इधर ए सीक्वेंस होगा, पॉली ए सीक्वेंस। अब यू और ए में जो बॉन्डिंग थी वो वीक थी और उसके बाद इधर हेयर पिन भी बन गई है, और इस वजह से हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड और न्यूली फॉर्म आरएनए सेपरेट हो जाएंगे। और ये तो हो गया हमारे पास इंट्रिंसिक सेपरेशन या इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। उसके बाद एक और होती है टर्मिनेशन, उसको बोलते हैं हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो एक प्रोटीन होती है, हेक्सामेरिक एटीपीएस प्रोटीन होती है विद हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये जो अभी हमने देखा है डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना हुआ था, उनको सेपरेट करना है। तो उसके लिए अब ये क्या करता है कि हमने देखा कि आरएनए जो था ना वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनता था, तो जो 5 एंड था वो स्टार्ट हुआ, 5 एंड पे आके आरएनए रो जो है ना एक रीजन होता है उसके ऊपर 5 एंड पे सी रिच एरिया, तो रो उस एरिया को रिकोगनाइज करता है, वहाँ पे अटैच हो जाता है, फिर अपनी एटीपीएस एक्टिविटी के थ्रू 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता करता टर्मिनेशन साइड पे पहुँच जाता है और वहाँ पे अपनी हेलिकेज एक्टिविटी के थ्रू आरएनए और डीएनए को सेपरेट करा देता है, आरएनए को फिर ये रिलीज़ कर देता है। इससे हमारे पास टर्मिनेशन हो जाती है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब हमने देखना है एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोट्स में लाइक बैक्टीरिया, हमारे अंदर डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे थे, अगर हम उनकी वहीं से ट्रांसलेशन ही रोक दें तो फिर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में। तो इसलिए इस तरह से हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूज़ होती है। ये ट्रांसक्रिप्शन हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकें या बैक्टीरिया को ग्रो ना करने दें। तो हम दो एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं, रिफैम्पिन और डेक्टिनोमाइसिन। रिफैम्पिन क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस में ट्रीट करता है, लाइक टीबी ट्रीट करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज का बीटा सब यूनिट था, उसने आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी करवानी थी, आरएनए पॉलीमर बनाना था, उसको ये इनहिबिट करता है। और डेक्टिनोमाइसिन क्या करता है? डेक्टिनोमाइसिन जो डीएनए टेम्पलेट था वहाँ पर डीएनए टेम्पलेट के साथ आके अटैच कर देता है और आरएनए पॉलीमरेज को उसके ऊपर मूव नहीं करने देता। अब ये डेक्टिनोमाइसिन है तो एंटीबायोटिक, लेकिन हमने ये देखा गया कि ये ट्यूमर कीमोथेरेपी में, ये कैंसर ट्रीटमेंट में ये इन्वॉल्व थी और ये जो है ना न्यू जो सेल्स फॉर्म होते हैं ट्यूमर के अंदर, उसकी फॉर्मेशन में रोक रही थी। तो ये एंटीबायोटिक हम ट्यूमर थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, ट्यूमर कीमोथेरेपी में, और ये रिफैम्पिन ये टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू वांट टू गेट मोर टॉपिक्स डन विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल, एक लाइक ज़रूर कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें अगर ये आपको यूज़फुल लगी है वीडियो। और कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो वो मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।